बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, कौन जीतेगा? मैं यहाँ कोई क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ वर्ल्ड इकॉनमी की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड इकॉनमी में कौन जीतेगा? हाँ मतलब आपने सही सुना, बांग्लादेश वो भी इंडिया से कम्पीट करेगा। क्या बेवकूफ़ी वाली सोच है, राइट? बट ये दोनों देश बिल्कुल दीवार फिल्म की रवि और विजय की तरह है, और ऑफ कोर्स विजय इंडिया ही है। सब बात करते हैं दो ट्वेंस की तरह, इंडिया और बांग्लादेश की कहानी, जो मिड 20th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस तो हासिल तो हुई, पर उनके रास्ते बिल्कुल अलग, जिसकी वजह से इकॉनमी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और कंपैरिजन देता हूँ दोनों देशों का। तो बात करते हैं इंडिया की, जो कि साउथ एशिया का बहुत बड़ा जाइंट और पावर हाउस माना जाता है इकॉनमी में, जिसमें 1.3 बिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ इंडिया एक ग्लोबल एरिना में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ तो है नहीं। इंडिया की इनकम इनइक्वालिटी और पॉवर्टी रेट्स एशिया में भी हाईएस्ट है, जो कि इंडिया के क्वेस्ट ऑफ वेल्थ मतलब पैसे की प्यास के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। वर्सेस हम बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश जो पहले वेस्ट में एक बास्केट केस कहा जाता था, मतलब एक छोटा सा देश, उसी बांग्लादेश ने एकदम एक बहुत सरप्राइजिंग मूव दिया है, जो इकोनॉमिक चेस बोर्ड पे एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पर्सपेक्टिव लेके आता है। छोटा बट बहुत स्मार्ट नेशन है, जिसमें कंसिस्टेंट जीडीपी ग्रोथ रेट है, और इसने इंडिया को रिसेंटली पीछे छोड़ दिया है। हाँ मतलब इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है, या आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट मैं ये आर्टिकल का लिंक दे रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में कितना ज़्यादा इकोनॉमिक डिफरेंस आ चुका है। बट बात करते हैं इंडिया की तरह, यहाँ पे भी पॉवर्टी और करप्शन के चैलेंजेस हैं, जिससे उसका रैग टू रिचेस। अब सवाल है कि कौन आगे बढ़ रहा है और कौन पीछे। भाई पीछे तो बढ़ने की कोई नहीं बात कर रहा, बट हम यहाँ आगे बढ़ने की बात करते हैं, और आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं। इसके लिए मैं आपको डेटा और फैक्ट्स के अंदर लेके जाता हूँ। ये रेस बांग्लादेश और इंडिया के बीच नहीं, इन दोनों की इकॉनमी के बीच है। बांग्लादेश एक डायनामिक फास्ट ग्रोइंग मार्केट के रूप में आगे बढ़ रहा है, जहां 2016 से 2021 तक एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहा है, जिससे उसने इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे एशियन कॉर्पोरेटर्स को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ा है, और ग्लोबल एवरेज जो 2.9% है उससे भी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। लेकिन इस बूमिंग जीडीपी रेट के पीछे एक कैच भी है, जो कि हम बाद में बात करेंगे। 2022 में कंट्री जीडीपी पर कैपिटा $2,800 थी, और करंट ग्रोथ रेट के हिसाब से बांग्लादेश लगभग 2031 तक एक डेवलप कंट्री बनने के रास्ते पर है। कंट्री में अब तक 2500 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से 200 और भी ऐड होते हैं हर साल। इन लास्ट डिकेड्स में $880 मिलियन से भी ज़्यादा फंडिंग अट्रैक्ट कर चुका है। इसमें से 90% इन्वेस्टमेंट कंट्री से बाहर से ही आती है, जो कि बट ऑब्वियस है। बट बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिससे 1.5 मिलियन जॉब क्रिएट हुई है, और बांग्लादेश की डोमेस्टिक कंज्यूमर की मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी अल्टीमेटली, जिससे जीडीपी का करीब 70% हिस्सा इन फंडिंग और इन ग्रोथ रेट से आता है, और ये काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक चिंता का तो है मैटर। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू फिगर आउट कि हम इसको कैसे सरपास करें। बट ये हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल जाएगा? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एफडीआई इन्फ्लो इन बांग्लादेश, जिसमें प्राइमरी मल्टीनेशनल्स का हिस्सा है, 2021 में 13% तक इंक्रीज होकर 2.9 बिलियन तक चला गया है, और 2022 में ये कॉन्स्टेंट रहा है गाइस। जबकि ग्लोबल रिसेशन का चर्चा तो आपने काफ़ी सुनी होगी, बट ये कांस्टेंट रहा है। बट कैसे? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 500 साल पुरानी है, और ये एक सबसे पुरानी और मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्री में से एक है। आज बांग्लादेश दुनिया में सेकंड रैंक पे आता है, जो लार्जेस्ट एपरल प्रोड्यूसर है, और उसका बिजनेस $20 बिलियन है, जिसमें से 80% गुड्स वो एक्सपोर्ट करके कमाता है। एक आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 1974 में मल्टी फाइबर एग्रीमेंट बनाया गया था, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज की क्लोथिंग और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को डेवलप्ड नेशन तक पहुंचाने पे रोक लगा दी गई थी। मतलब अगर आप डेवलपिंग नेशन है तो उस पर आप वो कंट्री एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है किसी भी तरीके के गुड्स, मतलब टेक्सटाइल के अंदर। अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप यूनियन ने डेवलपिंग कंट्रीज से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। उस टाइम बांग्लादेश एक नई कंट्री था और इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा वीक, इसलिए ये डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आया ही नहीं, जिससे इसको एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिला, जो आप 1983 में कंट्री की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का डेटा देख के बता सकते हैं, जो $3.8 मिलियन था, और 2017 में वो बढ़ के $31.2 बिलियन
मतलब मिलियन नहीं बिलियन हो गई। यानी कि सिर्फ 34 ईयर्स में आप मान के चले 8,10,000% का ग्रोथ, अदानी और टाटा के शेयर से भी ज़्यादा। बट ये ग्रोथ बांग्लादेश के लिए तभी पॉसिबल हुई जब यूएस ने डेवलपिंग कंट्रीज जैसे चाइना और इंडिया में एक्सपोर्ट लिमिट इम्पोज कर दी। ये सिस्टम 1995 में ख़त्म हुआ और जब दूसरे नेशन बांग्लादेश की अनलिमिटेड ग्रोथ पर रोक लगाने की वेट कर रहे थे, तब अमेरिका ने फिर से इस कंट्री को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में रख दिया। पता नहीं यूएस क्या समझता है आपको, यूएस की चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। बट ये इतना बुरा नहीं था जैसा सुनाई देता है। इनफैक्ट ये कंट्री के लिए और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। बांग्लादेश को अपनी एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी या टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं। इससे उनके कपड़े और भी चीप हो गए, मतलब चीप तो थे ही, और भी ज़्यादा चीप हो गए। डेवलप कंट्रीज़ के लिए बांग्लादेश से ज़्यादा कपड़े खरीदना और भी ज़्यादा आसान हो गया और उसी तरह सभी कपड़ों पे मेड इन बांग्लादेश का टैग लगा। यूरोप यूनियन ने भी अमेरिका के साथ दिया और एवरीथिंग बट आर्म्स स्कीम बनाई, जिसमें बांग्लादेश में प्रोड्यूस किए गए किसी भी सामान पे ड्यूटी अप्लाई नहीं होती। और इसका रिजल्ट है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री 15% से भी ज़्यादा तेजी से ग्रो कर गई। अब बात करते हैं इंडिया की। बहुत होगी बांग्लादेश की बातें, राइट? अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की रेडीमेड मार्केट एक्सपोर्ट में 2022 से लेकर 2023 तक, मतलब अभी रिसेंट फिगर्स के हिसाब से कुछ करीब 16 बिलियन है, जबकि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट की मार्केट जुलाई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक 38.57 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मेजर डिफरेंस है। मुझे पता है ये नंबर्स बड़े कन्फ्यूजन माइंड में क्रिएट करते हैं, बट मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ जैसा मैं हमेशा देता आया हूँ। तो एक बात करते हैं यूएस में एक शर्ट बनाने की कॉस्ट, जो कि करीब $10 होती है। अगर वही शर्ट आप इंडिया में बनाएं तो 1/10 की कॉस्ट लगती है, जो कि $1 है। बट अगर यही कॉस्ट बांग्लादेश में अगर आप बनाते हैं तो मान के चले कितनी कॉस्ट लगती होगी, बता सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 30 सेंट्स। मतलब इंडिया की कॉस्ट से आधे से भी कम। अब बात करते हैं 30 सेंट्स की कॉस्ट आती कैसे है बांग्लादेश में। इंडिया में तो रॉ मटेरियल सब कुछ है तो भी $8 है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी की, जो सिर्फ कॉस्ट कटिंग में नहीं है, इट्स ऑल अबाउट डूइंग मोर विथ लेस। बांग्लादेश कंपनीज एक ऑर्डर को 50 दिन में कंप्लीट कर सकती है, जबकि इंडियन कंपनीज वही ऑर्डर को 63 दिन उनको लग जाते हैं। बट इसकी वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया एक बड़ी कंट्री है, इसलिए गुड को पोर्ट तक पहुँचाने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि बांग्लादेश एक छोटी कंट्री है, इसके लिए पोर्ट तक पहुँचाने में सिर्फ उसको 1 ही दिन का टाइम लगता है, जबकि इंडिया को 4 दिन लग जाते हैं। बांग्लादेश के पास एक बहुत बड़ा लेबर पूल है और उन्हें अपनी गारमेंट एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमम बनाया है। इंडिया में रॉ मटेरियल अक्सर कंट्री के एक हिस्से में होता है, फैक्ट्री कहीं और होती है और पोर्ट तो कहीं और हो। इंडिया का बड़ा साइज और अलग अलग रीजन के बीच कनेक्टिविटी की कमी के हिसाब से लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बहुत ही कहीं ना कहीं एक कमी और एक प्राइस का इन्फ्लेशन भी आ जाता है। लेकिन बांग्लादेश एक छोटी कंट्री है, जिसकी वजह से उसका ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। देश की डिजिटल इकॉनमी भी तेजी से एक्सपैंड हो रही है। बांग्लादेश यहाँ तक नहीं रुका, देश की डिजिटल इकॉनमी भी बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रही है। 2008 से 1700% से ज़्यादा मोबाइल सेलुलर सब्सक्रिप्शन बिक चुकी हैं, जिससे कि वो 9th लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट बन गया है। साथ ही इंटरनेट सर्विसेज से कवर होने वाली पॉपुलेशन की परसेंटेज 20% से 90% तक इंक्रीज हुई। इस दौरान इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश से 40% ज़्यादा महंगी है। सिमिलरली लेबर भी महंगी है। बांग्लादेश में एवरेज सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ है, जबकि इंडिया में ये अमाउंट डबल हो जाता है। लेकिन बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लार्जली फीमेल रन है और ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट। एक बड़ी पॉपुलेशन जो कि वुमेन एम्प्लॉयड है, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स को ही प्रोवाइड की जाती है। ये सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पैक्टफुल स्टेप है, क्योंकि ये वुमेन्स को एम्पावर करता है और वर्कफोर्स भी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। बांग्लादेश टेक्सटाइल का एक मेजर एक्सपोर्टर है, लेकिन कंट्री का डोमेस्टिक मार्केट में बांग्लादेशी क्लोथ्स की डिमांड बिल्कुल कम है। वही ऑपोजिट सिनेरियो है इंडिया के अंदर। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तो कम हो रहे हैं, जो कि सबको पता है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में उनकी बड़ी डिमांड है। बांग्लादेश में टेक्सटाइल कंपनीज की एवरेज वर्कफोर्स 797 वर्कर्स है, जबकि इंडिया में वही कंपनी की फोर्स 240 है। ये मोस्टली दोनों कंट्रीज के लेबर लॉज में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। रेगुलेशन को अवॉइड करने के लिए इंडिया में काफ़ी कंपनीज छोटी ही रहती हैं और इसका असर उनकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। जब प्रोडक्शन का स्केल बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट ऑफ पर यूनिट डिक्रीज हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है।
जिससे कंज्यूमर के लिए प्राइसेस कम हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल की तरीके समझाता हूँ। जैसे अगर एक फैक्ट्री में बनाने की कॉस्ट 10 लाख रुपए है और एक शर्ट बनाओगे तो उसकी कॉस्ट अपने आप 10 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर 1 लाख शर्ट बनाते हैं वही 10 लाख की वाली फैक्ट्री, तो हर शर्ट की कॉस्ट 10 रुपये हो जाएगी। यही इकोनॉमी ऑफ स्केल प्राइस को कम करने में मदद करती है। प्रोडक्शन का स्केल बढ़ने से एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाता है, जो कि सिंपल मैथ्स है। इससे कंज्यूमर का फायदा और प्राइसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। एक और डेटा लेते हैं। एवरेज बांग्लादेशी की गारमेंट वर्कर एक शिफ्ट में 19 से 20 गारमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि इंडिया के वर्कर सिर्फ 7 से 10 गारमेंट। इसे हाई आउटपुट की वजह से बांग्लादेश के कपड़ों की कॉस्ट इंडिया से कम है। बांग्लादेश को अभी तक भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में रखा गया है। डेवलप्ड कंट्रीज से इसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन होप है कि बांग्लादेश 2025 में LDC स्टेटस से ग्रेजुएट हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि बांग्लादेशी एक्सपोर्ट को डेवलप्ड कंट्रीज में हाई टैरिफ फेस करने पड़ेंगे और बांग्लादेशी क्लोथ्स अपने आप महंगे हो जाएंगे। बांग्लादेश के पास रॉ मटेरियल के लिए अपना खुद का सोर्स ही नहीं है। वो अपने सारे रॉ मटेरियल्स को मोस्टली चाइना से इंपोर्ट करता है। Bangladeshi carpet makers say they're using Chinese raw materials to make xiachuanji, a popular handcrafted carpet-like decor artifact. जिससे उसकी गारमेंट इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के प्राइस से बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है और मान के चलो हिल ही जाती है। लेकिन इंडिया अपने गारमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल के लिए सेल्फ सफिशिएंट है। फ्यूचर में जब गारमेंट की डिमांड बढ़ेगी, इंडिया लीडिंग गारमेंट एक्सपोर्टर बनने के लिए बिल्कुल। एंड सो हम इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक इंटरेस्टिंग रेस है जो कभी एंड नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल क्लियर है। एक और बात क्लियर है कि ये दोनों देश काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एशिया में सबसे रिच कंट्री बनने के लिए। बट आपको पता है रिच बनेगा, दोनों अपनी यूनिक सेंस और लेवरेज का फ़ायदा उठा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं। रिमेंबर, ये सिर्फ रिच बनने की रेस नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल और बढ़िया इकोनॉमी क्रिएट करने की रेस है, जिसमें सबका भला हो, सबका विकास हो और सबका साथ सबका विकास ही हो। क्या इंडिया का मैसिव यूथ पॉपुलेशन और टेक एडवांसमेंट बांग्लादेश की रैपिड इंडस्ट्री ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी से आगे निकल पाएगा, या फिर ऑपोजिट हो जाएगा? एक फाइनल जीतने वाला कौन होगा वो तो अभी भी अनसर्टेन है, लेकिन एक रियल बात ये बता सकता हूँ कि दोनों कंट्रीज में मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन की इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। लेट्स सी हू इज गोना विन द रेस। फॉर द टाइम बीइंग ऐसी ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को एंड मेक श्योर करें कि कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दिस इज रतिन रस्तोगी साइनिंग ऑफ। टेक केयर।